हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, नोट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, तो एंड तक देखिए। और पीडीएफ के लिए आप चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। पीडीएफ मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की। डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप वहां पर लगा सकते हैं। और दिवाली की सेल चल रही है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। सभी कोर्सेस अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएंगे। हम चलते हैं 23 अक्टूबर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। यहां पर एक इंडेक्स की बात की जा रही है जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स। देखिए, इस इंडेक्स को दो इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला यह कि किसी भी देश में जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे किसी भी फॉरेनर ने, किसी इंटरनेशनल कंपनी ने किसी देश में इन्वेस्ट किया है, तो किसी भी देश में इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना ज्यादा सेफ है। और सेकेंड, अगर कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो गवर्नमेंट कितनी ज्यादा कैपेबल है उस चीज से डील करने के लिए और अपने इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन दो डायमेंशन के आधार पर इस इंडेक्स को नापा जाता है सभी देशों में। अब यहां पर इंडेक्स में 2025 में इंडिया को 155वीं रैंक पर रखा गया है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। अब आप सोचेंगे जारी कौन करता है, तो एक लंदन का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसे कहा जाता है हैनले एंड पार्टनर्स, और एक एआई कंपनी है जिसका नाम है अल्फा जियो। ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट या इंडेक्स को जारी करते हैं जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च करती है और एआई कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने में मदद करती है। तो ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। किस आधार पर तैयार किया जाता है ये आपको पता चल गया। इंडेक्स 2025 में पहली बार ही जारी किया गया है और इसमें टोटल 226 देशों को इंक्लूड किया गया, 226 इकोनॉमी को इंक्लूड किया गया है, और इनमें से इंडिया को 155 रैंक पर रखा गया। 155वीं रैंक इंडिया को दी गई है। समझ में आ गया एक देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना रिस्क है, और गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम से, अगर इमरजेंसी की प्रॉब्लम आती है तो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकती है। इन दो इंडिकेटर्स के आधार पर इंडेक्स निकाला जाता है। वर्ल्ड में इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, सेकेंड पर रखा गया डेनमार्क, और थर्ड पर रखा गया नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 155, पहली ही रैंक है, तो लास्ट ईयर की से कंपैरिजन तो कर नहीं पाएंगे, तो इंडिया की रैंक है 155। ओके, सबसे लास्ट रैंक पर रखा गया साउथ सूडान को 226वीं रैंक पर। दो इंस्टीट्यूशन, हैनले एंड पार्टनर्स, जो कि ब्रिटिश कंसल्टिंग कंपनी है, 1997 में स्थापित की गई थी, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है, और अल्फा जियो एआई कंपनी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और सिंगापुर में देखने को मिलता है। और ये दोनों संयुक्त रूप से इंडेक्स को जारी करते हैं, जो पहली बार किया गया। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने तकाची ये पहली महिला पीएम बनी है जापान की। ओके, इसके पहले आज तक का जापान का जो इतिहास है उसमें कभी भी उसे कोई भी महिला पीएम नहीं मिला है, लेकिन यहां पर इस बार जापान की पहली महिला पीएम साने तकाची को नियुक्त किया गया है। आपको पता है इनके पहले, साने तकाची के पहले जापान के पीएम के पद पर शिगारू इशिबा थे, लेकिन अब इनको रिप्लेस किया गया है और साने तकाची जापान की पहली महिला पीएम बनी है। क्योंकि पहली महिला पीएम है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। जापान स्टेशन कंट्री है। ओके, इसकी अधिकतर जो लोकेशन है वो हमें पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है। टोक्यो इसकी कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला पीएम मिली साने तकाची। वर्ष 2025 का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? जहां पर भी आसियान समिट का आयोजन होता है ना, आसियान समिट के साथ या उसके बाद में
जो आसियान की मेजबानी करता है जो भी देश, वहीं पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। तो 2025 में आपको पता है आसियान समिट का आयोजन कहां किया गया? 46 और 47 आसियान समिट ये आयोजित हो चुकी है और एक आयोजित की जाएगी। तो ये दोनों आयोजित होगी कहां पर? मलेशिया में। 46 हो चुकी है मलेशिया के कुआलालंपुरम में, और 47 समिट आयोजित की जाएगी अक्टूबर एंड में मलेशिया के कुआलालंपुरम में। तो इसीलिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी मलेशिया के कुआलालंपुरम में किया जाएगा। तो आयोजन पूर्वी एशिया या ईस्ट एशिया समिट का आयोजन 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक होगा मलेशिया के कुआलालंपुरम में, और आसियान की 47 समिट जो आयोजित होगी ना वो भी 26 से लेकर 28 तक मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित की जाएगी। दोनों समिट अलग होती है, एजेंडा अलग होता है। हम यहां पर ईस्ट एशिया समिट की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। देखिए इसका जो आयोजन होता है ना, ईस्ट एशिया के 18 देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, और ईस्ट एशिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी ग्लोबली कुछ भी अगर इकोनॉमी की बात करना है, देशों के डेवलपमेंट की बात करना है, तो ये 18 जो ईस्ट एशियन कंट्री है ये आपस में मिलकर इस विषय पर चर्चा करती है ईस्ट एशियन समिट में। समिट में वैसे जो मेन भूमिका है ना वो आसियान देशों की होती है। आसियान में अभी वैसे 10 मेंबर है, ऑफिशियली 11वां तिमोर लेस्टे जुड़ने वाला है, तो आसियान की भूमिका ही मेन होती है। लेकिन यहां पर जब ईस्ट एशिया समिट की बात आती है तो एशिया की अदर कंट्रीज भी यहां पर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यह चीज याद रखिएगा। 2025 ईस्ट एशिया समिट मलेशिया के कुआलालंपुरम में 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक। 2005 से इसका आयोजन किया जा रहा है आसियान देशों के द्वारा। अब आसियान समिट की भी अगर हम बात करें तो ये तो हर साल आयोजित की जाती है। इस बार 46 आसियान समिट देखिए पहले हो चुकी है मई 2025 में मलेशिया के कुआलालंपुरम में, और 47 का आयोजन किया जा रहा है मलेशिया के कुआलालंपुरम में। ये 26 से 28 तक आयोजित की जाएगी। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। 10 मेंबर कंट्री ऑफिशियली तिमोर लेस्टे जुड़ चुका है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन बचा है इसलिए अभी साइट पर शो नहीं हो रहा है। तो 10 देश यहां पर हमें ऑफिशियली देखने को मिलते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन पार्टनर्स के रूप में इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मेंबर नहीं है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर, और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में देखने को मिलता है। चेयरमैन है मलेशिया, वर्तमान में यहीं पर आयोजित हो रहा है। काओ किम हॉन सेक्रेटरी जनरल के पद पर है आसियान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसे कहा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करता होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कोई भी आविष्कार, इनोवेशन, क्रिएशन जो कि एक बार हो गया अब दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, तो उसको पेटेंट दे दिया, जिसने भी उसको किया था पेटेंट दे दिया, या फिर ट्रेडमार्क उसको दे दिया किसी भी व्यक्ति ने अगर ये काम किया है, कोई इनोवेशन किया है ना। तो ये क्या होता है? ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिस पर किसी भी व्यक्ति को ट्रेडमार्क मिला हुआ है, पेटेंट मिला हुआ है, कॉपीराइट मिल जाता है ना। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनली काम करने वाली संस्था है। अब इसका एक डिपार्टमेंट है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। ये क्या करता है पता है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मुद्दों पर राय देता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को, इसी का डिपार्टमेंट है। अब एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का एक अध्यक्ष बना है हाल ही में, जिनका नाम है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। इंडिया से एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये हैं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ऑल ओवर इंडिया से पहली व्यक्ति है जो कि इस संस्था की अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स आपको सारे क्लियर हो गए हैं। बोर्ड ऑफ जजेस का जो नया चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया, ये 2025 से 2027 तक अपने पद को संभालेगी। प्रतिभा एम सिंह ये बेसिकली कर्नाटका से आती है,
दिल्ली हाई कोर्ट की जज के रूप में काम किया, दिल्ली हाई कोर्ट की जज है वैसे ये। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में भी इनका काफी योगदान है। तो ये अब अध्यक्ष बनी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल बॉडी है ना। जजेस को ऐसे अलग अलग देशों से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, तो जो कि प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में जानते हैं, और फिर ये इस संस्था को एडवाइस और गाइडेंस देने का काम करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करती है। लोगों को अवेयर करना कि भाई तुमने कोई आविष्कार कर दिया है तो उसका पेटेंट ले लो, कॉपीराइट ले लो कुछ, है ना। तो इनके लिए लोगों को अवेयर करती है, क्योंकि अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, तो न जाने इंडिया के नाम कितने कॉपीराइट और पेटेंट होते हैं, सही है, पर अवेयरनेस नहीं थी। काफी पहले इंडिया पहले काफी सारे आविष्कार इंडिया में हुए हैं, पर उनका पेटेंट हमारे पास नहीं है। तो ये चीज है। 14 जुलाई 1967 में संस्था का गठन किया गया था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मेंबर्स 193 कंट्रीज, जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, इस संस्था की भी मेंबर है। और डायरेक्टर जनरल डोरेंग टांग इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको बता ही चुका हूं, 4 टाइप की होती है। देखिए, एक होता है पेटेंट, नए इन्वेंशन को दिया जाता है, जैसे कोई नई मशीन बना ली, कोई दवाई का फॉर्मूला बना लिया तो पेटेंट मिलता है। फिर कॉपीराइट, क्रिएटिव वर्क को दिया जाता है, कोई गाना बना लिया, किताब लिख दी, फिल्म बना ली, कोई पेंटिंग बना ली, तो उसके लिए क्या मिलता है? कॉपीराइट। फिर आता है ट्रेडमार्क, किसी ब्रांड नेम को दिया जाता है, ब्रांड की पहचान को दिया जाता है। लोगो मिल गया किसी को, है ना, किसी कंपनी, टाटा का एक लोगो है, अब कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। टेस्ला का एक लोगो है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेडमार्क है उनका, है ना। एक ट्रेड सीक्रेट को दिया जाता है, कोका कोला बनाने का जो फॉर्मूला है वो कोका कोला के पास ही है, ट्रेड सीक्रेट है। अब वो ना तो उससे कोई पूछ सकता है और ना वो किसी से शेयर करेगा, उसका कॉपीराइट है, मतलब ट्रेडमार्क है उसका, या ट्रेड सीक्रेट है उसका। तो इस तरीके से ये दिए जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है ये सारी की सारी। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं, दिवाली की सेल आपके लिए कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, रूट एप्लीकेशन पर, तो दोनों को आप चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा स्पेशली यहां पर मैं आपको कंप्लीट जीएस जीके की ई बुक कलेक्शन के बारे में बता देता हूं। आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए जहां पर भी जीएस आपको आता है ना, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है जीएस के पोर्शन में पर्टिकुलर, तो आप कंप्लीट जीके जीएस की ई बुक कलेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। इनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दी है, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसे अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। बायलिंगुअल है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। और कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कायका सेतु पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? कायका सेतु पोर्टल इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटका में, है ना। जो युवा है ना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना कायका सेतु पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। अभी कर्नाटक में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शिवमोगा सिटी में लॉन्च किया गया है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इन फ्यूचर इसे पूरे कर्नाटक में जो युवा हैं उनको जॉब्स देने के लिए, रोजगार देने के लिए लागू किया जाएगा। तो कायका सेतु पोर्टल किस राज्य का पोर्टल है? कर्नाटका में, वहां के युवाओं के लिए वहां की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। देखिए, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज से पास आउट जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, वो इस पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। कंपनियां भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगी। अब कंपनियां अपने मतलब जो भी उनको जिस भी व्यक्ति की जरूरत है, जिस भी रोजगार में, वो डायरेक्ट यहां पर रिज्यूम देखेगी जितने भी युवा हैं उनके, और जो भी उनको बेस्ट लगेगा वहां से वो पिक कर सकती है। तो कंपनियों को भी जो नया टैलेंट है ढूंढने में मदद मिलेगी, और जो स्टूडेंट है, जो नए पास आउट युवा हैं, उनको भी रोजगार में यहाँ पर मदद मिलेगी। अगर उनको जॉब्स नहीं मिलती है तो उनको स्किल्स सुधारने के लिए भी गाइड किया जाएगा युवाओं को, और फ्यूचर में स्किल्स को सुधारने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए ऑप्शन को भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा, है ना। मेंटरशिप दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो युवाओं के लिए ऑल ओवर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया ताकि बेरोजगारी राज्य में कम हो। जो पास आउट स्टूडेंट है उनको फील्ड में जहां भी उन्होंने वर्क किया है, जो भी उनकी एजुकेशन है उसके आधार पर उनको जॉब्स मिल सके।
तो ये कायका सेतु पोर्टल है, लॉन्च किया गया कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका के शिवमोगा सिटी में। आगे बढ़ते हैं। रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम किन देशों के बीच में शुरू हुआ है? भारत के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है रामानुजन, है ना, इनके नाम पर रामानुजन जूनियर्स रिसर्चर्स प्रोग्राम है ये। तो इसे शुरू किया गया है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में। है क्या? देखिए, रिसर्चर्स को प्रमोट करना, है ना, रिसर्चर्स को फेलोशिप देना, उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, इस तरीके का ये प्रोग्राम है। यहां पर देखिए, इंडिया और यूके के बीच इसको शुरू किया गया, रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम, भारत के मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन के नाम पर यह शुरू किया गया। होगा क्या? भारत में देखिए, जो एक रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के रूप में से लागू किया गया, इंडियन रिसर्चर्स को यूके में रिसर्च करने के लिए मौका दिया जाएगा। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह इंप्लीमेंट किया जा रहा है। होगा ये कि भारत में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये जो संस्था है, यहां पर 6 मैथमेटिशियन और जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनको मौका मिलेगा लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस में, उनको भेजा जाएगा लेक्चर को अटेंड करने के लिए। वो लेक्चर अटेंड करेंगे, गाइडेंस में वहां के जो भी फैकल्टी है उनके गाइडेंस में रिसर्च करेंगे। सेकेंड फेज में यहां पर जो भी बेस्ट होगा रिसर्च में, उन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और इन स्टूडेंट को, ये जो यूनाइटेड किंगडम की रिसर्च इंस्टीट्यूट है लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस, इसमें 3 साल की फेलोशिप दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, जिससे वे वहां पर रिसर्च कर पाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस तरीके से ये एक स्टूडेंट के लिए फेलोशिप प्रोग्राम की तरह शुरू किया गया है। लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस, यह लंदन का ही एक रिसर्च सेंटर है जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च के लिए काम करता है। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। द रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, समझ में आया? तो भारत की ओर से एक रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया है रामानुजन जूनियर रिसर्च या रिसर्चर्स प्रोग्राम। किसके बीच में? क्वेश्चन हमारा ये था, इंडिया और यूके के बीच में। आगे बढ़ेंगे। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टेली में रैंक क्या है? आर्चरी वर्ल्ड कप की यहां पर बात की जा रही है। वैसे ये जो वर्ल्ड कप है ना, टोटल 5 फेज में खेला जाता है, 4 फेज और एक फाइनल खेला जाता है सबसे आखिरी में, और अलग अलग जगह पर इनका आयोजन होता है पूरे वर्ल्ड में। अभी आपको पता है तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल फेज खेला गया था और इसमें इंडिया की मेडल टेली में रैंक रही है 4th, चौथी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फाइनल कहां खेला गया? तो अभी इसका फाइनल हुआ था, 5वां फेज या फाइनल फेज हुआ था अक्टूबर मंथ में चाइना के नैनजिंग नाम के शहर में। नैनजिंग चाइना का एक शहर है, यहां पर इसका आयोजन हुआ और इस बार ये कंपटीशन का 19वां एडिशन है आर्चरी वर्ल्ड कप। 19वें एडिशन में साउथ कोरिया ने सबसे ज्यादा मेडल, ऑल ओवर जो मेडल टेली बनी फाइनल के बाद, तो सबसे ज्यादा मेडल साउथ कोरिया ने हासिल किए। 26 मेडल इसके नाम रहे। सेकंड पर मैक्सिको रहा, थर्ड पर रहा यूएसए मेडल टेली में। इंडिया ने टोटल टूर्नामेंट में 15 मेडल अपने नाम किए, इसमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के पास आए। और मेडल टेली में आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया रहा 4थे स्थान पर। पहले पर कौन? साउथ कोरिया, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बनते, साउथ कोरिया पहले पर और इंडिया की रैंक है 4th। फाइनल फेज का आयोजन चाइना, ठीक है। देखिए, अप्रैल में पहला फेज हुआ था यूएसए में, सेकेंड फेज मई में हुआ चाइना के शंघाई में, थर्ड फेज हुआ तुर्की के अंताला में जुलाई में, स्पेन के मैड्रिड में जून में थर्ड फेज हुआ था, जुलाई में 4th फेज हुआ स्पेन के मैड्रिड में, और अब फाइनल हुआ चीन के या चाइना के नानजिंग शहर में। यहां पर जो हमारे पास 3 गोल्ड आए ना, उनके बारे में सुन लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। तो मिक्स्ड टीम इवेंट में हमारे पास एक गोल्ड आया, ज्योति सुरेखा वेनम, ये काफी फेमस है आर्चरी की प्लेयर, और ऋषभ यादव ने ये गोल्ड मेडल जीता। मेंस टीम में ओजस, प्रवीण देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव, इनकी जोड़ी ने मेंस टीम में एक गोल्ड जीता, और विमेंस इंडिविजुअल में मधुरा ने हमारे लिए गोल्ड जीता है, ये भी आर्चरी की प्लेयर।
तो ये 3 हमारे पास गोल्ड है। पॉज करके एक बार नाम पढ़ लेना, इसमें से ज्योति सुरेखा वेनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में भी रहती है। आर्चरी वर्ल्ड कप में हमारी रैंक है 4th। डन। इंटरनेशनल आर्चरी कंपटीशन है, हर साल इसका आयोजन होता है, 4 स्टेज और एक फाइनल होता है। 2006 में ये शुरू किया गया था और वर्ल्ड आर्चरी इसका आयोजन करवाती है। वर्ल्ड आर्चरी पूरे वर्ल्ड में आर्चरी खेलों के लिए नीतियां बनाना, पॉलिसीज बनाना, गवर्न करना, इंटरनेशनल आर्चरी गेम्स आयोजित करवाना, ये वर्ल्ड आर्चरी का काम है। इसकी स्थापना संस्था की 4 सितंबर 1931 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है और यूएसए के ग्रेग ईस्टन वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के वर्ल्ड आर्चरी के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला MLS गोल्डन बूट अवार्ड 2025 किसने जीता है? यहां पर एक अवार्ड है जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये नोट कीजिए, MLS गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है। ये जो अवार्ड है ना, ये दिया गया लियोनेल मेसी को। यूएसए में एक फुटबॉल सॉकर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ना, इसे कहा जाता है मेजर लीग सॉकर। इसका आयोजन किया जाता है यूएसए में। जो भी प्लेयर मेजर लीग सॉकर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है फुटबॉल में, उसे दिया जाता है MLS गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है। तो लियोनेल मेसी ने क्या किया, 28 मैचेस में 29 गोल करे हैं इस पूरे इवेंट में, इस पूरी लीग में। इसलिए लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इन्हें MLS गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है क्योंकि मेजर लीग सॉकर यूएसए में हर साल होता है। तो इसमें जो भी बेस्ट टॉप स्कोरर होता है उसको दिया जाता है और 2005 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। मेजर लीग सॉकर नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी सॉकर लीग है। नॉर्थ अमेरिका, यहां पर मैंने यूएसए बोला, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। पूरे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा सॉकर लीग है, ठीक है। 30 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। 1993 में ये शुरू किया गया था और फर्स्ट सीजन खेला गया था 1996 में। पहला सीजन ये शुरू हो चुका था लेकिन आयोजित किया गया 1996 में। ऑर्गेनाइज कराता है यूनाइटेड स्टेट्स सॉकर फेडरेशन। बेस्टू वरस किस समुदाय के नए साल के तौर पर मनाया जाता है? बेस्टू वरस एक न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है गुजराती कम्युनिटी के द्वारा। दिवाली के अगले दिन, है ना, गोवर्धन पूजा का जो दिन होता है उस दिन मनाया जाता है बेस्टू वरस न्यू ईयर। ये एक गुजराती वर्ड है। बेस्टू वरस का मतलब ही होता है नया साल या न्यू ईयर। तो जो गोवर्धन पूजा होती है ना, उस दिन, दिवाली का अगला दिन, मतलब ये इस बार 22 अक्टूबर को अभी मनाया गया, ठीक है ना, बेस्टू वरस। तो गुजराती जो समुदाय कम्युनिटी है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाती है। आमतौर पर दिवाली का अगला दिन बेस्टू वरस गुजराती कम्युनिटी का न्यू ईयर। तो यहां पर क्या होता है, जो उनके अकाउंट बुक्स की पूजा होती है, जो व्यापार होता है उनकी पूजा की जाती है। स्पेशली अकाउंट बुक्स की जो पूजा करते हैं ना, उनको चोपड़ा पूजन के नाम से भी गुजरात के अलग अलग रीजन में जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन न्यू ईयर से बेस्टू वरस नया त्योहार किस कम्युनिटी का है? गुजराती कम्युनिटी का है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो हमने यहां पर कलेक्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र द्वारा लॉन्च किए गए कपास क्रांति मिशन का बजट कितना रखा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम को अनाउंस किया, एक मिशन को अनाउंस किया है जिसका नाम है कपास क्रांति मिशन। और इसके लिए हाल ही में 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस है जी किशन रेड्डी, इन्होंने हैदराबाद में लॉन्च किया है कपास क्रांति मिशन को। उद्देश्य भारत में कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। जो कॉटन प्रोडक्शन करने वाले राज्य हैं उसमें साइंटिफिक रिसर्च से कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाना, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से कॉटन का और ज्यादा प्रोडक्शन हो, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कॉटन क्रांति मिशन। और इसके लिए केंद्र ने, या कपास क्रांति मिशन, इसके लिए केंद्र ने 600 करोड़ का बजट आवंटित किया है। देखिए, इसके तहत जो फार्मर्स है ना, उन्हें हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिखाया जाएगा, मतलब कम जगह पर अधिक प्लांटेशन कैसे किया जा सके। एक तो ये चीज सिखाई जाएगी ताकि कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके।
फार्मर्स को साइंटिफिक मेथड सिखाई जाएगी, उन्हें वर्कशॉप दी जाएगी, उन्हें प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजीज का यूज करना सिखाया जाएगा। जगह जगह पर गोदाम का निर्माण करवाएगी गवर्नमेंट, ऐसे सेंटर बनाएगी जहां पर कॉटन खरीद कर, किसानों से कॉटन को खरीद कर लाया जा सके, कॉटन को ज्यादा समय तक स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से कपास के उत्पादन को ऑल ओवर बढ़ाना। वैसे इसके पहले कपास किसान एप्लीकेशन को भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि कपास के किसानों को यहां पर डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो और क्रॉप अपनी बेचने के लिए इन्हें यहां पर, मतलब बायर भी इसी एप्लीकेशन पर, कपास के किसान भी इसी एप्लीकेशन पर, जो अच्छा रेट दे उसको किसान अपना जो कॉटन है वो बेच पाए। इसीलिए कपास किसान एप्लीकेशन पहले लॉन्च किया जा चुका था और अब एक मिशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है कपास क्रांति मिशन, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, तो यहां पर यह हमारा 23 अक्टूबर के करंट अफेयर हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब हम लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करेंगे। यहां पर देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो ये शांता रंगास्वामी अपॉइंट की गई है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की नई अध्यक्ष। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएनडीपी ने इसे जारी किया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिकी देश कौन? तो यह है उरुग्वे। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन इसका नाम है। हाल ही में बीएसएनएल के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वर्तमान में बीएसएनएल के चेयरमैन कौन? रवि ए रॉबर्ट जेरार्ड। मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है इसमें 52। भारत ने पहली बार एएफसी अंडर 17 विमेंस एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है। भारत ने किस टीम को हराकर यहां पर क्वालिफाई किया? तो हमने हराया किसको? उज्बेकिस्तान को। ठीक है, आगे आ जाए। चर्चित बाथो धर्म किस कम्युनिटी के द्वारा पालन किया जाता है? तो बोडो इसका पालन करते हैं। फिर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? तो यह है केप वर्दे। और चर्चित रक्षम चित्तकुल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे, यहां पर हमने रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन? हमने डिस्कस किया था इनके बारे में, यह है रोशनी नादार मल्होत्रा। फिर विंग्स ऑफ वैलोर किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे स्वप्निल पांडे ने लिखा है। और 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप के विनर कौन हैं? तो ये पी इनियान रहे थे। ये तीनों करंट के क्वेश्चन थे, हमने किसी ना किसी सेशन में इनको डिस्कस किया, तीनों के आंसर ले लिए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? और सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ ले लीजिए और वहीं पर आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।